अच्छा, जब पढ़ रहे थे तो दिल में कुछ चल रहा था कि क्या बनना है। जैसे वकील बन के फिर पॉलिटिशियन बन गए, इस दोनों के बीच में कोई तीसरा चीज में इंटरेस्ट था कभी? एक सवाल है आपसे, आप जब जाते होंगे लालू जी के आवास पे, लालू जी तो आपको कहते होंगे ना कि आहा आइए आइए, ये पंडित रघुनाथ झा जी के पुत्र। तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री तो काल में ही सदर हॉस्पिटल में काम हुआ है। पर्यटन विभाग में भी देवकुली में जो काम हुआ है वही पर्यटन, जब नीतीश जी आए थे उद्घाटन करने, पर्यटन के मंत्री थे तेजस्वी जी, विभाग उनके पास था, वो भी उन्हीं के ही मतलब कि उप मुख्यमंत्री काल में ये सारा काम हुआ है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अशोक कलबेला और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट शो यानी जिंदगी की कहानी। हम यूट्यूब चैनल, फेसबुक के माध्यम से लेकर के आते हैं, तो आप हमें जहां देख रहे हैं वहां से आपका स्वागत है। और हम आज एक ऐसे मेहमान को बुलाए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परम आदरणीय पंडित स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के छोटे पौत्र हमारे बीच मौजूद हैं, श्री नवनीत कुमार झा जी। बातचीत की हमारी लंबी कहानी चलेगी, एक एक मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले नवनीत झा जी को हमारे इस पॉडकास्ट शो में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है सर आपको। अशोक भाई, नवनीत झा जी, अभी चुनावी सरगर्मी तेज है, राजनीतिक हलचल है, 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। हम राजनीतिक मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारे शो का नाम है जिंदगी की कहानी। शुरुआती दौर से हम लेकर के लास्ट तक, अब तक लेकर के आएंगे। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भैया। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्कूल में जब पढ़ता था तब से ही आपको सुन रहा हूँ, जी जी। कॉलेज में भी। तो स्कूलिंग किया दिल्ली से, दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज से, और उसके बाद लॉ किया सिम्बायसिस से, BLLB 5 साल का कोर्स 2003 से 2008, 8 साल फिर LLM किया मास्टर्स इंग्लैंड से, और उसके बाद लगातार प्रैक्टिस में हूँ। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया, तो कम हो गया राजनीति की वजह से, पर कह सकते हैं कि हाँ 2008 से ही जब पास आउट किया सिम्बायसिस से, तो लगभग 17 साल हो गए इस प्रोफेशन में। आज जाकर के लोगों को पता चला कि नवनीत कुमार झा जी पेशे से वकील। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। अच्छा, जब पढ़ रहे थे तो दिल में कुछ चल रहा था कि क्या बनना है। जैसे वकील बन के फिर पॉलिटिशियन बन गए, इस दोनों के बीच में कोई तीसरा चीज़ में इंटरेस्ट था कभी जब आप? नहीं अशोक भाई, तीसरे फील्ड में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। या तो वकालत और राजनीति, तीसरे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हुआ कभी इंटरेस्ट नहीं रहा? कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। हाँ, फिल्में देखने का बहुत इंटरेस्ट था, फिल्मों का बहुत शौक था, आपको सुनते थे। अच्छा, फिल्म देखते हैं? हाँ, फिल्म देखते हैं। इसमें शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो 90% हम उम्मीद रखें कि हिंदी फिल्म के ज़्यादा शौकीन रहे होंगे। ना, हिंदी भी इंग्लिश भी, अच्छा, जिन फिल्मों का कुछ मतलब हो। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे आप गाते हैं तो गानों का मतलब होता था, आज की तरह नहीं। जी जी। तो जिनका मतलब हो उसको देखने में अच्छा लगता था। आप अभी चुनाव नज़दीक है, 1-2 महीने में चुनाव होने हैं, शिवहर से चुनाव लड़ेंगे, ये तय है क्या? अब ये तो अशोक भाई, ये तो पार्टी तय करती है। हमारे नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी, वो तय करेंगे। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, उनका जो आदेश होगा हम लोग मानेंगे। हम लोग तो पार्टी में हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। लालू जी से मिले हैं तो कभी कुछ इंडिकेट, इशारा हुआ कि नहीं कि नवनीत क्षेत्र में जाइए, ऐसा कुछ होता है ना? बहुत वो ये तो बोलते ही हैं कि हाँ क्षेत्र में रहिए, मेहनत कीजिए। पिछले बार ऋतु जायसवाल जी के चुनाव में हम लोगों ने सबने काफ़ी अच्छा परिश्रम किया, और उसका नतीजा था कि बहुत कम वोटों से 3,40,000 के मार्जिन को हम लोग लगभग 30,000 मार्जिन पे, 30,000 पे ले आए। तो हाँ, कमोबेश संगठन के लिए या पार्टी के लिए तो हम लोग लगे ही रहते हैं यहाँ पर क्षेत्र में। शिवहर से अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो कोई ऐसा एक काम बताइए जो आप करेंगे और लोग उसको याद रखेंगे। जैसे आपके दादाजी ने इस जिला का निर्माण कर दिया, बना दिया, भव्य जिला बनाया। जो हमें लगता है शायद आज की स्थिति में अनुमंडल होना मुश्किल था, शायद उसको जिला में तब्दील कर दिया। पहले अनुमंडल बनवाया 80 के दशक में, अब जी। फिर जिला बनवाया 94 में, सब कुछ अपने किया। आदरणीय लालू जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय तब। तो अजय भाई, पहली चीज़ तो इस आज की डेट में ये है जी, शिवहर में जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है, यहाँ का सांसद और यहाँ का विधायक लापता है। तो अभी तो हम लोग उस पे आ गए कि आज हम लोग बड़ी बड़ी बातें हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ हमारे पास है कि कोई जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि जो सर्वसुलभ हो, लोगों के बीच रहे। तो हमारे यहाँ तो दोनों जनप्रतिनिधि जो ऊपर और नीचे है, वो टूरिस्ट की तरह 2 महीने 3 महीने में एक बार आते हैं।
तो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या भी सीवर में है कि कोई कम से कम जनप्रतिनिधि रहे जो लोगों की समस्या को उठाए और समस्या को सुने। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकेंगे कि एयरपोर्ट बनवा देंगे। रेल आया नहीं अभी 17 साल से, 17-18 साल से रेल आया नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बन जाएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन जाएंगी। जी जी। तो इस तरह के वादे हम लोग करते हैं। हाँ, मूलभूत समस्याएं हैं, रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है, उद्योग भी समस्या है। हम लोग के यहाँ अभी नीतीश जी ने चुनाव देते हुए घोषणा किया मेडिकल कॉलेज बनेगा, भगवान जाने कब बनेगा, लेकिन हाँ तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो हम लोग प्रयास करेंगे जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बने। मेडिकल कॉलेज हार्दिक इच्छा है कि अब ये क्लियर हो गया कि चुनाव अगर ये जीतते हैं तो मेडिकल कॉलेज बनेगा। 100% तो मैं भी नहीं कह सकता, ये भी नहीं कह सकता, लेकिन आपका एक प्रयास होगा। अशोक भाई, आज जो सदर हॉस्पिटल की स्थिति है, आपको भी जानते पहले क्या स्थिति थी। तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री तो काल में ही सदर हॉस्पिटल में काम हुआ है। पर्यटन विभाग में भी देवकुली में जो काम हुआ है वही पर्यटन, जब नीतीश जी आए थे उद्घाटन करने, पर्यटन के मंत्री थे तेजस्वी जी, विभाग उनके पास था, वो भी उन्हीं के ही मतलब कि उप मुख्यमंत्री काल में ये सारा काम हुआ है। 5 लाख नौकरियाँ भी उन्हीं के उप मुख्यमंत्री काल में हुआ है। तो हम लोग क्या है कि अभी हम लोग कोरा कागज़ है, हम लोग पे आप जो चाहे लिख सकते हैं, उन पर भी हम लोग सब पे, हमारे दल पे ही हम लोग 20 साल से बीच में अगर 3 साल को छोड़ दिया जाए जिसमें हम सहयोग बतौर सहयोगी दल रहे, तो हम लोग 20 साल से लगभग सत्ता से बाहर हैं। तो अब हम लोग बिहार में एक मजबूत विकल्प और ऐसी सरकार जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और सभी वर्गों के लिए काम करे। अशोक भाई, राजद जो पार्टी है, आप तो इतने दिनों से फॉलो कर रहे हैं बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिवेश को, राजद शुरू से ही A to Z की पार्टी है। आज तेजस्वी जी उस धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। लालू जी के ही समय से स्वर्गीय रघुनाथ झा जी, रघुवंश बाबू, जद्दानंद सिंह जी, शहाबुद्दीन साहब, तस्लीमुद्दीन साहब, जयनारायण निषाद जी, शिवचंद्र राम जी, किस समाज का ऐसा नहीं है जो विधायक और MP हमारी पार्टी बने। अभी मनोज झा जी सांसद है हमारी पार्टी से। लोग जो हम पे आरोप लगाते हैं, और ये भी आप देख लीजिए, चौरसिया समाज है बिहार का, बहुत ही कम आबादी है उसकी, उसका एकमात्र विधायक हमारी पार्टी से। तो हम लोग तो हर वर्ग के लिए काम करने के लिए, और हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। पहली बार 2020 का चुनाव है अशोक भैया, पूरे देश में मुझे लगता है आज़ादी के बाद लड़ा गया, जो रोज़गार के मुद्दे पर लड़ा गया 2020 का चुनाव। हमेशा चुनाव जो है मंदिर, मस्जिद और भावनात्मक मुद्दों पर लड़ा जाता था। पहली बार हमारे नेता तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में रोज़गार पर लड़ा गया चुनाव, मूलभूत समस्याओं पर लड़ा गया चुनाव, चिकित्सा, दवाई, कमाई, इन सारे मुद्दों पर लड़ा गया। और उस समय हमारे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोलते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। उन्हीं के हाथों से 5 लाख नौकरी दिलवाने का काम किया हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने। तो यही सारी चीज़ें हैं, शिवहर बिहार से अलग नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि 5 साल नहीं, हमें 17 महीने का ही काम देखिए। 17 महीने का काम आपको अच्छा नहीं लगे तो फिर हम लोग को बदल दीजिएगा। 20 साल उनको देखा, 5 साल हम लोग को भी देखिए। अच्छा, आपको उम्मीद है कि अगले बार जो 25 में ये चुनाव होने जा रहा है, इसमें सरकार बदलेगी और तेजस्वी जी CM बनेंगे? जी जी, पूरी उम्मीद है। जहां हम लोग जा रहे हैं, लोगों में, खासकर महिलाओं में बहुत अच्छा उत्साह है और एक बदलाव की भी लहर है। 20 साल से सत्ता में है दल, और नीतीश जी की स्थिति ऐसी, और नीतीश जी को भाजपा के लोगों ने हाईजैक कर लिया है। उनके आसपास की जो मंडली है पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के संपर्क में जा चुकी है, प्रधानमंत्री जी के कंट्रोल में जा चुकी है। एक सवाल है आपसे, आप जब जाते होंगे लालू जी के आवास पे, लालू जी तो आपको कहते होंगे ना कि आहा आइए आइए, ये पंडित रघुनाथ झा जी के पुता हैं, ऐसा कभी हुआ है? बोले जी, लालू जी और हम लोग का संबंध, आपने ठीक क्वेश्चन किया कि हम लोग जब 4 या 5 साल के थे, लालू जी जब छात्र संघ के अध्यक्ष थे, और आपको तो याद होगा कि पहला व्यक्ति जो कि पटना के बाहर का छात्र जो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष बना, पटना ही के छात्र बनते थे, पहले थे लालू जी। उस समय बाबा विधायक थे शिवहर से, और उस समय तो लगभग 53-54 साल का संबंध है उन दोनों में। मतलब आप जोड़ी ना कि मेरे पिताजी उस समय 14 या 15 साल के थे, तब से उन दोनों में संबंध बना, मेरे दादाजी में। तब तो एकदम क्लोज है रिश्ता, क्लोज रिश्ता है, और अभिभावक की तरह लालू जी है। और हम ही लोग के लिए क्या, आप भी जाते, कोई भी जाता आज उनसे मिलने। आज शायद पटना में एक वही दरवाज़ा है जहाँ पे आम लोग जाके मिल सकते हैं। आम लोगों में कॉन्फिडेंस है कि हम बिहार जाएँ, पटना जाएंगे और 6 बजे हम वहाँ जाएंगे, तो एक नेता का दरवाज़ा है लालू जी का, तेजस्वी, जहाँ मिल सकते हैं, नहीं तो और कोई दरवाज़ा नहीं। नीतीश जी के यहाँ तो MP MLA तक को भी
अंदर वो नहीं है। उनकी अगर चांडाल चौधरी को हटा दिया जाए तो कोई उनसे नहीं मिल सकता। एक छोटा सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा टाइट सवाल है, आप अपने अनुभव को साझा कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बिना असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन से संभव हो पाएगा? अच्छा भैया, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। दो किरदार हैं इस चुनाव में जो आए हैं, प्रशांत किशोर जी और ओवैसी जी। आप इन दोनों में से किनको भारी मानते हैं? हाँ, मैं आऊँगा उस पर भैया। बात यह है कि समाजवाद की धरती है बिहार, यहाँ पे भाजपा सीधे नहीं आ सकती है सत्ता में। तो इन दोनों महानुभावों का ये टारगेट है कि नीतीश को ख़त्म करो, राजद को मार्जिनलाइज करो और बैक डोर से भाजपा की सरकार को बिहार में बनाओ। सीधे तो आ नहीं सकती है। तो इन दोनों का यही रोल है आज की डेट में। एक तो ऑनलाइन बताइएगा, बिहार में पावरफुल ओवैसी होगा या प्रशांत किशोर? हम लोग के हिसाब से चुनाव दो तरफा है, महागठबंधन और एनडीए के बीच में है। बाकी सभी लोग, इन लोगों के नाम के बाकी सभी लोग वोट कटवा के रूप में साबित होंगे। दोनों में से पावरफुल कौन है? और मेरे हिसाब से दोनों में से ऐसा कोई पावरफुल नहीं। क्या ओवैसी के बिना सरकार बना लेंगे तेजस्वी यादव? हम लोग बना लेंगे, निश्चित बना लेंगे। चलिए, ओवैसी के बिना सरकार राजद की बनेगी। नवनीत कुमार झा जी हमारे बीच मौजूद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और अपना लगातार समाज सेवा के रूप में लोगों के बीच मिलना जुलना है। जिस तरीके से इन्होंने बताया, सवाल हमने बहुत कम किया, लेकिन जो किया वो एकदम सटीक किया। इन्होंने जानकारी भी सटीक दिया। दोस्तों, ये कैसा लगा पॉडकास्ट शो, हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगले किस पॉलिटिशियन या फिर किस क्रिकेटर को या किस सोशल वर्कर को या किस बिजनेसमैन को लेकर के आऊँ, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए इतना कीमती वक्त। अभी चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लगने वाले हैं, टिकट की बंटनी होनी है, फिर आदमी चुनावी मैदान में आएंगे और उम्मीद है कि शिविर से आप पाएंगे। शायद ऐसा लगता है, या फिर लंबी लिस्ट में कहीं टॉप पर आप चल रहे होंगे, तो हमारी शुभकामनाएं तो ज़रूर है कि आप भी आइए और शिविर के लोकल हैं। क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वक्त बताएगा, लेकिन आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा। फेसबुक पेज पे है तो हमें फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नवनीत कुमार झा जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी लाइन है जो मैं हर समय हर किसी को यही बोलता हूँ कि आप लगातार फोकस करते रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, ताकि नए नए मेहमानों की एंट्री होगी। और कहता है अशोक अलवेला कि ज़िंदगी में कभी मत रोना, ज़िंदगी में कभी मत रोना, आज मिला है चांदी कल मिलेगा सोना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।